नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट बताया है, जो न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करेगा बल्कि एयरपोर्ट की दूरी महज 40 मिनट तक के लिए कम कर देगा। बता दें कि ये कॉरिडोर अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर तक फैला हुआ है, जो कि मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका जैसे इलाकों से होकर गुजरेगा। सिंधु बॉर्डर से आईजीआई एयरपोर्ट तक का सफर, जो पहले करीब 2 घंटे का होता था, अब मात्र 40 मिनट में तय कर लिया जा सकेगा। ये हाईवे दिल्ली को जोड़ेगा और NH-44, NH-9 और NH-48 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही सोनीपत, बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रोजेक्ट दिल्ली को जाम मुक्त बनाएगा और ईंधन की खपत कम करेगा और वायु प्रदूषण में कमी लाएगा। साथ ही दिल्ली से चंडीगढ़, जयपुर और मुंबई की यात्रा भी पहले से कहीं आसान और तेजी से की जा सकेगी, जिसमें कि अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स सेक्टरों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन से पहले रोहिणी सेक्टर 37 में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की कि वो ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बने, क्योंकि ये विकसित और साथ ही समृद्धि दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी आज दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और इस दौरान दिल्ली को जाम से मुक्ति मिलेगी। बता दें आपको कि ये परियोजना दिल्ली में यातायात को सुगम बनाने और साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे पहले मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 किलोमीटर लंबी हरियाणा खंड का उद्घाटन भी किया था और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का अलीपुर से साथ ही बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण 5,580 करोड़ रुपए की लागत से ये तय किया गया है और ये परियोजना दिल्ली के इनर और आउट रिंग रोड, साथ ही मुबारक चौक, धौला कुआं और NH-9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात के दबाव को कम करेगा और ये दिल्ली के बाहरी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और यात्रियों के लिए समय को काफी बचाएगा। फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए अब जाम से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ये दोनों परियोजनाएं दिल्ली NCR में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए काफी गेम चेंजर साबित हो सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली कनेक्शन के साथ साथ स्थानीय यात्रियों के लिए ये सुविधा काफी बढ़ाएगा। फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली वासियों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दुनिया की 2 बड़ी ताकतें आमने सामने हुई और शायद इतिहास की दिशा तय होने जा रही है। अलास्का में हुई 3 घंटे लंबी बंद कमरे की बैठक के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मुलाकात 3 घंटों से भी ज्यादा चली और इसके बाद से ट्रंप और पुतिन मीडिया के सामने आया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट की थी, लेकिन इन कुछ मिनटों में कई बातें साफ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ बड़े मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई सौदा नहीं होता तब तक कोई सौदा नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से नाटो और अन्य वैश्विक नेताओं को कॉल करेंगे और बैठक की जानकारी साझा करेंगे। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अगली बैठक मॉस्को में करने का सुझाव दिया है और ट्रंप ने कहा कि कुछ आलोचना होगी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से नकार नहीं सकता। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और रूस भले ही महासागरों से अलग हो, लेकिन अलास्का में वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, यानी कि पड़ोस में ही है। हवाई अड्डे और उनके ट्रंप से मिलते हुए मजाक में उन्होंने हाय हेलो भी किया है। तो वहीं पुतिन ने अलास्का के इतिहास का जिक्र किया, जो एक समय रूस का हिस्सा हुआ करता था और आज भी वहां मौजूद रूसी चर्चा का साझा विरासत बताया जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि अब वक्त है कि टकराव खत्म कर बातचीत आगे बढ़ाने का। दोनों नेताओं के बीच फोन पर लंबी बातचीत हो चुकी है। तो वहीं क्या वाकई दुनिया एक और ठंडी जंग से दूर जा रही है या ये सिर्फ शुरुआत है कूटनीति की एक लंबी और कठिन राह की?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज से दिल्ली में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस यात्रा का मकसद है जन जागरूकता फैलाना और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ जनता तक पहुंचना। और ये पदयात्रा सासाराम की शुरुआत होकर 25 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे और जिसके बाद से ये रैली समाप्त होगी। राहुल गांधी लगभग 13 दिन बिहार में हैं और जो उनके राजनीतिक कैरियर में एक बड़ा घटनाक्रम है। यात्रा का रूट इस प्रकार है कि 17 अगस्त से होकर 18 अगस्त के बाद औरंगाबाद और नवाबाद जाएंगे। उसके बाद से 21 और 24 अगस्त को शेखपुर, जमुई, मुंगेर और कटिहार, पूर्णिया, अररिया, साथ ही 26 और 30 तारीख को ये लोग मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, चंपारण, सीवान होते हुए 1 सितंबर में पटना में ये रैली समाप्त होगी। आपको बता दें कि 20, 25 और 31 अगस्त को यात्रा में विराम दिया जाएगा और इस दिन राहुल गांधी बिहार से बाहर रहेंगे, लेकिन अभियान की रणनीति पर काम जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के लिए एक अभियान गीत भी जारी किया है जिसमें बिहार विजय और जन अधिकारियों की रक्षा का संदेश है और इस यात्रा में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। यात्रा को बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान के रूप में देखा जा रहा है। राहुल और तेजस्वी इन दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे, वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्या और एसआईआर जैसे मुद्दों पर उनकी राय जानेंगे। जनता की बातों को अगर जरूरी समझा गया तो उसे महागठबंधन के संयुक्त संकल्प पत्र में भी जगह दी जा सकती है। तो ये बिहार की सियासत की नई चाल, जहां पर वोटर अधिकार और लोकतंत्र की लड़ाई को लेकर विपक्षी दल मैदान में दिखाई दे रहे हैं और अब देखना होगा कि ये यात्रा बिहार की राजनीति में कितनी हलचल मचाती है और कितना जनसमर्थन जुटा पाती है, क्योंकि थोड़े ही टाइम में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जहां नीतीश कुमार पूरी तरह से मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी महागठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए एक नया मॉड्यूलेशन जारी किया है जिसका शीर्ष है विभाजन के अपराधी। इस मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए 3 पक्षों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पहला पक्ष है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की। दूसरा पक्ष कांग्रेस नेता का है जिन्होंने अंततः बंटवारे की मंजूरी दी और तीसरा पक्ष है ब्रिटिश माउंटबेट का, जिन्होंने इस विभाजन को जल्दीबाजी में लागू किया। ये नया मॉड्यूलेशन किसी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे पूरे शैक्षणिक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और इसका उद्देश्य है छात्रों को पोस्टर, प्रोजेक्ट, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विभाजन के इतिहास को समझना। मॉड्यूलेशन में ये भी बताया गया है कि विभाजन के समय 2 देशों के बड़े नेताओं की राय में ये मतभेद हुआ। उदाहरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बंटवारे के खिलाफ थे तो वहीं महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों ने नेहरू और पटेल को गृह युद्ध से बचने के लिए बंटवारे को स्वीकृति करने पर मंजूर किया और एनसीईआरटी के इस मॉड्यूलेशन को लेकर राजनीतिक विवाद भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रभाव में यह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी खुली चुनौती दे रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा करें। तो वहीं कुछ शिक्षकवाद भी इस इतिहास की सच्चाई को सामने लाने का सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से इतिहास को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों को इतिहास की पूरी और निष्पक्ष सच्चाई बताई जा रही है या फिर यह इतिहास का एक नया राजनीतिक समीकरण है। फिलहाल ये नया मॉड्यूलेशन शिक्षा और राजनीति दोनों के क्षेत्र में बहस को फिर से जिंदा कर चुकी है। विभाजन का कटु सत्य है, उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों। तू ये बता कि ये फैसला किसको लेना था, कौन सी पार्टी थी
कौन से नेता थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि विभाजन होगा। दुर्भाग्य की बात यह है, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गद्दार गांधी, नकली गांधी, आज आरएसएस पे सवाल उठा रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए इतिहास। एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। हाईलाइट किया गया था जिसमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूं 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? विभाजन भारत के अंतरिक्ष अभियान की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी हो चुकी है। रविवार देर रात उनका विमान दिल्ली के एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के वैज्ञानिक, छात्रों का समूह और बड़ी संख्या में देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला के साथ उनकी पत्नी कामना शुक्ला और बेटा भी मौजूद रहे थे और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें फूलों को गुलदस्ता भेंट किया और हार्दिक स्वागत भी किया। और इस दौरान भारत माता के जयकारे और तालियों की गूंज से पूरा माहौल गूंजमय हो रहा है। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शुभांशु को दिल से सम्मान किया। तो ये वाकई गर्व का पल था, जो एक बार फिर से भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में चमका है। आने वाले दिनों में शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और अपने गृहनगर लखनऊ में पहुंचकर देशवासियों से रूबरू होंगे। 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शुभांशु के इस अंतरिक्ष यात्रा ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नया मुकाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में नए मील का पत्थर हासिल किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अमेरिका में ऑक्सिमो 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पूरी की, जिसमें उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया और इस दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किया और साथ ही 20 ओवरनेस सेंसर भी किया। शुभांशु शुक्ला ने अमेरिका में 1 साल तक कड़ी ट्रेनिंग ली और 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के एक कैंप में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष के सफर से वो रवाना हुए। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला बता दें कि वतन वापसी हो चुकी है, जिसको देखकर शुभांशु शुक्ला के साथ उनके बैकअप में गए अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर भी भारत लौट आए हैं, जो कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर तिरंगा लहरा के और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ इनका भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान उनके बेटे और पत्नी भी मौके पर मौजूद रहे। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक एल्विस के गुरुग्राम सेक्टर
गुरुग्राम में ये फायरिंग हुई है। इसके साथ ही 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि उस समय एलवीस यादव घर पर मौजूद नहीं थे। घर में केवल उनके केयरटेकर थे, जिसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस को मौके से करीब 10 से 12 गोलियों के खोखे मिले हैं और परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार ये फायरिंग सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जिसमें 3 बदमाश बाइक पर आए थे और जिनमें से 2 ने फायरिंग की। गोलीबारी घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हुई है, जबकि एल्विस का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता है। पुलिस ने कहा है कि अभी तक एल्विस की ओर से इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की गई है। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि फायरिंग चेतावनी के तौर पर की गई हो सकती है, लेकिन अपराधी की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। एल्विस यादव के फैन सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चिंताजनक है, लेकिन अभी तक एल्विस और उनके परिवार की ओर से कोई भी अपराध आधारित बयान सामने नहीं आया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज लगातार जांच पड़ताल कर रही है और अब जानना है कि कौन है एल्विस यादव। और एल्विस यादव एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं, जिन्होंने सिंगिंग के साथ साथ खासकर कॉमेडियन ब्लॉग भी बनाए हैं और रोस्ट करने का वीडियो ये बनाते हैं। उनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है और 2016 में शुरू हुआ उनका यूट्यूब कैरियर आज 15 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। बिग बॉस OTT 2 के विनर के रूप में उनकी खास पहचान बनी है। हालांकि एल्विस यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल उन पर सांप के जहर की सप्लाई और रेव पार्टी में शामिल होने का गंभीर आरोप भी लगे थे और इसके अलावा एक अन्य यूट्यूबर पर हमले के मामले में भी उनका नाम सामने आया था। सर आप यहीं मौजूद थे सर? वैसे इस समय ये घटना हुई है, पुलिस साथ दे रही है सर आपका? अब पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एल्विस यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विस को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? कुछ अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं? ठीक। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने की घटना सामने आई है और इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये हादसा बीती रात को हुआ है, जब कठुआ जिले के एक पहाड़ी गांव में तेज बारिश का अचानक से बादल फटने का मामला सामने आया और वहीं तेज आवाज और भारी बारिश के बाद से गांव का मलबा बहा और गांव में मलबा घुस गया और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक इस घटना में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कठुआ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और SDRF की टीम मौके पर तैनात है। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 3 बजे अचानक जोरदार आवाज आई और तेज पानी का बहाव उनके घरों में घुस गया और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। अधिकारियों ने बताया कि कई घर और सड़कें पानी और मलबे में दब गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम और NDRF मौके पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने का मामला सामने आया। फिलहाल बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बादल फटने का मामला सामने आया है। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।